आदरणीय लोकेश चंद्र जी तथा विद्वत भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि मुझे जनसंघ की स्थापना क्यों हुई इस पर बोलना है। कोई घटना विशेष होती है और उस घटना के रिएक्शन में या रेस्पॉन्स में कोई दूसरी घटना होती है। सामान्यतया लोगों को बस दो बात ही ध्यान रहती है कि किसी कारण से डॉक्टर मुखर्जी पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल से बाहर आए और जनसंघ की स्थापना हो गई। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। जनसंघ और बीजेपी ये पार्टी आज भी क्यों चल रही है? यदि वो उस घटना में से पैदा हुई होती तो न चल पाती। तो उसके रूट्स हिस्ट्री में, इतिहास में है, और जिस वृक्ष के रूट्स जितने गहरे होते हैं उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। वटवृक्ष होता है, शताब्दियों तक रहता है, और एक स्थिति तो ऐसी आती है कि उसका मूलभूत तना कौन सा है पता लगता नहीं। तो जनसंघ की स्थापना को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम भारत के आजादी के आंदोलन के इतिहास को न जाने, कांग्रेस के इतिहास को न जाने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास को न जाने। इतिहास की इस भूमि में निगड़ित है जनसंघ की जड़ें। हम सबको मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी और वह देश की आजादी के लिए नहीं की थी। वह इसलिए की थी कि भारत के पढ़े लिखे लोगों में कुछ नौकरियों की ललक है और अंग्रेज उनको नहीं दे रहा है। तो वे अपने असंतोष का इजहार किसी मंच विशेष पर कर सके, तो लाजपत राय जी ने कहा है कि सेफ्टी वाल्व के रूप में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन कालांतर में वह आजादी के आंदोलन की मुख्य भूमिका वाली पार्टी बन गई। उस पार्टी में हमेशा एक द्वंद्व रहा और वह द्वंद्व मुखरित हुआ। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। वो द्वंद्व बहुत जल्दी भी नहीं, वो द्वंद्व मुखरित हुआ। किताबों में लिखा होता है कहीं कहीं नरम दल, गरम दल या सुराज्यवादी, स्वराज्यवादी। तो जो नरम दल के लोग थे, सुराज्यवादी थे, उनका कहना था हमको अच्छा राज चाहिए, अंग्रेज ही दे तो आपत्ति नहीं। दादा भाई नौरोजी की बड़ी विख्यात पुस्तक है जिसके शीर्षक में ही है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब भारतवर्ष में ब्रिटिश राज था तब दादा भाई किताब लिख रहे हैं दिस इज अन ब्रिटिश रूल। तो हमको क्या चाहिए? वी वांट ब्रिटिश रूल, हमको अंग्रेज राज चाहिए। अंग्रेज राज क्या है? तो वो कहते हैं अंग्रेज राज है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंग्रेज राज है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अंग्रेज राज है एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये अंग्रेज राज हमको चाहिए। और अभी जो चल रहा है इट्स नॉट ब्रिटिश रूल, इट्स ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये अंग्रेज का साम्राज्य है। तो ये धारा आगे बढ़ी। इस धारा में आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आई कि कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा नहीं, हमको अच्छा राज नहीं चाहिए। लोकमान्य तिलक ने कहा गुलामी की अच्छी मिठाई से आजादी की सूखी रोटी अच्छी, और हमको सुराज्य नहीं, हमको स्वराज्य चाहिए। और यह कहने वाला पहला नायक था
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और उनके सामने जो दादा भाई नौरोजी की परंपरा के महानायक थे वो थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले और तिलक ये दो धाराओं को व्यक्त करने वाले कांग्रेस बड़े नायक हो गए और धीरे धीरे स्वराज्यवादी धारा ये बलवती बनती गई। लाल बाल पाल का नेतृत्व उभरा और हमने देखा कि यह संघर्ष बिल्कुल हाथापाई का संघर्ष, खाली विचारों का नहीं। 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और वहां तिलक गोखले के जो समर्थक थे उनमें एकदम हाथापाई हुई, जूतम पैजार हुई, कुर्सियां तोड़ी गई, चली गई। और यह संघर्ष चलते चलते कहां तक पहुंचा तो 1907 से चला तो यह 1938-39 तक चलता रहा। इसके बीच का एक पड़ाव है और बीच का पड़ाव है 1920। 1920 का वह काल है जब आजादी के आंदोलन में आए श्री मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। तब तक उनको कोई महात्मा नहीं कहता था। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस वक्त तिलक धारा के ही माने जाने वाले बड़े मुस्लिम नेता थे कांग्रेस के, जो बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बन गए, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस का वह वलय जो पढ़े लिखे लोगों का था, जो दादा भाई नौरोजी की भाषा में आजादी मांग रहा था। तिलक जी के प्रवेश के बाद कुछ फर्क पड़ गया था, लेकिन गांधी जी आए तो गांधी जी ने एक नया काम किया। वो ये काम किया कि जो आम भारतीय था, अंग्रेजी पढ़ा लिखा भारतीय नहीं, आम भारतीय, उससे मिलने के लिए उन्होंने एक देश में बड़ी यात्रा की। हम सबको मालूम है, उस यात्रा की कहानी नहीं कहना अभी। और उस पूरी यात्रा करने के बाद 1920 का पहला अधिवेशन है जिसमें बहुत बड़ी भीड़ उस अधिवेशन में आई। अंग्रेजीदार लोगों के लिए वह अधिवेशन संभालना मुश्किल हो गया और उस वक्त के बड़े नेता जिन्ना जब खड़े हुए बोलने के लिए और उन्होंने कहा मिस्टर गांधी, मंच पर थे वो, संबोधन किया मिस्टर गांधी, तो भीड़ चिल्लाई मिस्टर नहीं महात्मा कहो। जिन्ना ने फिर कहा दूसरी बार मिस्टर गांधी, फिर भीड़ चिल्लाई मिस्टर नहीं महात्मा कहो। तीसरी बार फिर कहा जिन्ना ने मिस्टर गांधी, तो फिर से भीड़ चिल्लाई मिस्टर नहीं महात्मा कहो। जिन्ना मंच के नीचे उतरे, देश छोड़ के बाहर चले गए और महात्मा गांधी प्रस्थापित हो गए कांग्रेस के मंच पर। इस 1920 की एक बहुत ये अद्भुत ये माइलस्टोन है कांग्रेस के इतिहास का। 1920 के इस अधिवेशन में जो अधिवेशन का वॉलंटरी कोर था, स्वयंसेवी दल, उस स्वयंसेवी दल के इंचार्ज थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार तब महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव थे। कांग्रेस कैसी थी उस समय देखिए, महात्मा जी मंच पर आए हैं, जिन्ना मंच से नीचे उतर कर गए हैं और डॉक्टर हेडगेवार जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बने, वो कांग्रेस के सचिव हैं और 1920 के वॉलंटरी कोर के चेयरमैन हैं। और उसी समय केरल प्रदेश की कांग्रेस के सचिव थे श्री नंबूद्रीपाद, जो बाद में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता बन गए। तो वहाँ गांधी हैं, जिन्ना है, डॉक्टर हेडगेवार है, नंबूद्रीपाद है। ये उस वक्त की कांग्रेस का चरित्र है, दृश्य है। जब 1920 में अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर हेडगेवार
पांडिचेरी गए और पांडिचेरी जाकर के वो चाहते थे कि इस अधिवेशन में महर्षि अरविंद यह कांग्रेस का नेतृत्व संभाले, क्योंकि तिलक जी चले गए थे। तो तिलक जी के जाने के बाद कौन नेता हो? तो तिलक जी के जाने के बाद में श्री अरविंद को कांग्रेस आकर के संभालना चाहिए। इसलिए डॉक्टर मुंजी और डॉक्टर हेडगेवार दोनों उनको मिलने गए। अरविंद ने स्वीकार नहीं किया, वो योगी हो गए थे। और इस प्रकार 1920 ये गरम दल और नरम दल, इसके बीच में महात्मा गांधी की उपस्थिति, ये गरम दल और नरम दलों की धारा कुछ विरल हो गई। गांधी जी का नेतृत्व इतना बड़ा था कि तिलक धारा और गोखले धारा वहां मिलती सी गई। लेकिन बात इतनी सरल न थी और आगे बढ़ती चली गई। और परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते करते जिस मुकाम पर पहुंची थी, उस मुकाम को अंग्रेज पहचान गया था। और अंग्रेज ने सोचा था इस आंदोलन को कैसे तोड़ना। और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए उसने भारतीय समाज में दो दरारें देखी। उन दो दरारों पर उसने चोट करना शुरू किया। एक दरार ये थी कि उस वक्त सर्वे वर्वे बहुत करते थे लोग। एक दरार उन्होंने देखी कि इस देश में जो अपने आप को मुस्लिम कहता है, वो अपने को इस धरती की संतान नहीं मानता। जो अपने को मुस्लिम कहता है, वो भारत के इतिहास को अपना इतिहास नहीं मानता। और इसलिए इसको यहां से अलग किया जा सकता है। और उन्होंने किस प्रकार से राजनीति रची, मुस्लिम लीग बनी और फिर बात आगे बढ़ी। जब यह स्थिति आई, तब अंग्रेज ने एक पासा फेंका, हम तो बाहर जाना चाहते हैं, हमको कोई राज करने का शौक नहीं है, हमारे पर तो यह बर्डन है, ये व्हाइट मैन्स बर्डन है कि इन कालों का बोझ हम ढोए जा रहे हैं, लेकिन तुम राज करने लायक भी तो बनो। हिंदू मुसलमान कम से कम एक होकर मांगो तो सही। हिंदू मुसलमान एक होकर मांगेंगे तो हम देंगे। और उन्होंने पक्का इंतजाम कर दिया कि हिंदू मुसलमान कभी एक न हो सके, एक होकर न मांग सके। इसकी एक लंबी राजनीति है। अंग्रेज की इस दुरभिसंधि को आजादी के आंदोलन में जिन्होंने समझा, वे थे लाला लाजपत राय, वे थे महामना मदन मोहन मालवीय। और जब डॉक्टर मुखर्जी ने हिंदू महासभा का नेतृत्व संभाला, तब गांधी जी का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कहा, हिंदू समाज को महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व के बाद एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी। उस आवश्यकता की संपूर्ति डॉक्टर मुखर्जी ने हिंदू महासभा का नेतृत्व संभाल करके किया है। मुझे वह संदर्भ मालूम नहीं था, मुझे गांगुली ने बताया वह संदर्भ, कि तब जब गांधी जी ने यह कहा, तब डॉक्टर मुखर्जी ने यह कहा, तो भी आप मुझे सांप्रदायिक कहेंगे? तो भी आप मुझे सांप्रदायिक कहेंगे? इसके जवाब में जो गांधी का जवाब है वो बहुत महान है, को समझना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि इतिहास में जब जब समुद्र मंथन होता है, जब जब समुद्र मंथन होता है, तो उसमें केवल अमृत नहीं निकलता, उसमें विष भी निकलता है। और उस विष को अपने कंठ पर धारण कर सके ऐसे नीलकंठ की, ऐसे शिव की समाज को आवश्यकता होती है। और आजादी के आंदोलन के मंथन में उत्पन्न विश्व को धारण करने वाला है डॉक्टर मुखर्जी,
ये आजादी का आंदोलन का नीलकंठ है, यह सांप्रदायिकता के आरोप का विष ये मुखर्जी अपने कंठ को धारण करने वाले हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, उन्होंने देखा कि अंग्रेज सफल हो रहा है इस बात में कि भारत की औरत संतान है मुस्लिम समाज, लेकिन उसको जबरदस्ती अहिंदू बनाया जा रहा है, और जो हिंदू कहते हैं अपने आप को वे एकदम मुगालते में हैं। और इसलिए उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी उन्होंने 1925 में स्थापना की। ये सब काम आगे चलते गए, बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आई कि उस स्थिति में अंग्रेज अपनी कूटनीति में सफल हो गया। भारत की संतानें मजहब के नाम पर दो राष्ट्रों में विभक्त कर दी गई। भारत की धरती पर पाकिस्तान बना और भारत में बड़ी आबादी उनकी थी, सो कॉल्ड हिंदूज की बड़ी आबादी थी, जो ये समझ रही थी कि ये तो एक सांप्रदायिक समस्या है, हिंदू मुस्लिम कोई कम्युनल प्रॉब्लम है, ये इसको कैसे देखा जाना चाहिए। तो 1947 की ही बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तब के सरसंघचालक श्री गुरुजी लखनऊ गए थे। लखनऊ में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि देश में इतना बड़ा हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा चल रहा है, आपका क्या कहना है। गुरुजी बोले, भारतीय समाज संप्रदाय सहिष्णु समाज है, संप्रदाय के नाम पर यहां कोई दंगा नहीं होता, इसलिए इस देश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। तो पत्रकार ने कहा कि इतना दंगा हो रहा है, दिखता नहीं आपको। बोले, हाँ दंगा हो रहा है, दिखता है मेरे को, पर इसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं है। तो क्या है ये? उन्होंने कहा, यह युद्ध, यह लड़ाई उनके बीच है जो भारत को एक राष्ट्र या भारत को द्विराष्ट्र मानते हैं। यह एक राष्ट्र बनाम द्विराष्ट्र की लड़ाई है, यह सांप्रदायिक लड़ाई नहीं है, इसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं है। यह एक राष्ट्र भारत होना चाहिए कि द्विराष्ट्र भारत होना चाहिए, इसकी लड़ाई है। और मैं चाहता हूं कि जो एक राष्ट्र चाहते हैं उनकी विजय होनी चाहिए। यह दृष्टिकोण का फर्क है। और देश का विभाजन हो गया। देश के विभाजन ने आजादी के आंदोलन की खुशी को समाप्त कर दिया, और जिसका सबसे बड़ा नाम आजादी के आंदोलन में रहा, महात्मा गांधी। ठीक ठीक जानना चाहिए इतिहास को कि पहले 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जीवित थे, भारत में थे, पर अपने प्रिय शिष्य की ताजपोशी के समय वे 15 अगस्त के उत्सव में शामिल नहीं थे। 15 अगस्त के उत्सव में महात्मा गांधी शामिल क्यों नहीं थे? इतिहास को जानना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर उस उत्सव का बहिष्कार किया था। उनको आमंत्रित करने के लिए नेहरू और पटेल ने उनके पास हरकारा भेजा था। मैं शाम को वहां पहुंचा तो गांधी ने कहा, तुम दूर से आए हो, खाना खाओ, विश्राम करो। प्रातःकाल उठे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक पत्ता नीचे गिरा टूटकर। गांधी ने उस पर 2 आंसू टपकाए और कहा, जाओ ये नेहरू और पटेल को दे दो,
किसका उत्सव, कैसा उत्सव, मेरा तो सब कुछ लुट गया। गांधी नहीं आए उसमें, लेकिन जो हादसा होना था हो गया। चाहे देश को गांधी जी ने आश्वस्त किया था पहले मेरा देह बटेगा फिर यह देश बटेगा, पर देश बट गया और उस कारण से इतने विभत्स दृश्य उत्पन्न हुए। कोटि कोटि लोग घर बार से उजड़कर कहां से कहां चले गए। लक्षावधि माताएं बहनें, उनको ऐसी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी तो नारी जीवन में सबसे भयानक होती है। और ये इस दौरान जब गांधी ने यह घोषणा की, एक प्रकार से गांधी ये जाने कि जिनको हिंदू कहते हैं उनको मैं सब भाषण दे रहा हूं, जिन्होंने देश बंटवा दिया उनका क्या। तो गांधी ने कहा अब मैं लाहौर जाऊंगा। फरवरी में वो लाहौर जाने वाले थे, उनकी तारीख तय हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य हुआ 31 जनवरी आई और एक पागल आदमी ने उस महात्मा की हत्या कर दी। इतिहास की धारा रुक गई। यदि लाहौर जाते गांधी तो या तो पकड़ती नेहरू की सरकार या पकड़ती जिन्ना की सरकार, को भी पकड़ती तो इतिहास की धारा बदल जाती। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस के भीतर वह धारा सूख गई थी जिस धारा का नेतृत्व लाल बाल पाल करते थे, जिस धारा का नेतृत्व श्री अरविंद करते थे, वह धारा सूख गई थी। वह धारा थोड़ी सी आगे बढ़ी थी और 1938 में आकर बिल्कुल खत्म हो गई। और वह थी जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ करके देश के बाहर चले गए। उसके बाद जो बची कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में जो थोड़े बहुत लोग थे, जिन लोगों को देश की अस्मिता के बारे में कुछ एहसास था, वे अंतिम रूप से पराजित हो गए जब सरदार पटेल चले गए। 1950 एक माइलस्टोन है जब कांग्रेस के भीतर नेहरू और पटेल, इनके गुट में वैसा ही संघर्ष हुआ जैसा सूरत में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था, हरिपुर में हुआ था। और कांग्रेस में नेहरू के प्रत्याशी आचार्य कृपलानी चुनाव हार गए, पटेल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव जीत गए। ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति का एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कांग्रेस के भीतर जिन लोगों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा था, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का घिनौना दुरुपयोग किया। और वह यह था कि देश के बंटवारे के समय महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ है, इस सूचना के कारण देश सोया पड़ा था। और बंटवारे के खिलाफ देश में कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर लोहिया अपनी किताब में लिखते हैं, हु इज गिल्टी, कौन अपराधी, अपराधी कौन। तो अपराधी कौन डॉक्टर लोहिया कहते हैं, अंग्रेज अपराधी है, कांग्रेस अपराधी है, और वो कहते हैं मैं अपराधी। डॉक्टर लोहिया कहते हैं मैं अपराधी। मैं क्यों अपराधी हूं? उन्होंने कहा मुझे आज समझ ही नहीं आता कि मैं उस दिन जब देश का बंटवारा हुआ तो सत्याग्रह करके जेल में क्यों नहीं गया, मैंने इसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया, हम क्यों गांधी की ओर टुकुर टुकुर देखते रह गए और चुप बैठे रहे। और उस वक्त देश के बंटवारे का विरोध धरती पर कोई कर रहा था,
द्विराष्ट्रवादियों के आक्रमण का प्रतिकार कोई कर रहा था और द्विराष्ट्रवाद के खिलाफ जनचेतना कोई जगा रहा था, तो उस संगठन का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चूंकि वह आजादी के आंदोलन में विभाजन की धारा का प्रखर विरोधी था, कांग्रेस का विरोधी था, तो अब उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए। तो लोकतंत्र के गले में माला डालने वाले देश ने सबसे पहला निर्णय लिया कि विरोध की इस आवाज को कुचल दिया जाए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे देश के बंटवारे के खिलाफ कोई नहीं बोला, वैसे ही संघ पर प्रतिबंध लगा, उसके खिलाफ भी कोई नहीं बोला। और संघ यह कमजोर चीज है, इसको खत्म किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, यह सोच करके प्रतिबंध चला था। लेकिन जब पटेल को ध्यान में आया कि यह तो गंदी राजनीति है, यह तो ओछी राजनीति है, यह तो गलत है, तब उन्होंने श्री गुरुजी को पत्र लिखा। पटेल, नेहरू, श्री गुरुजी के पत्र व्यवहार को पढ़ना चाहिए। और पटेल ने पत्र लिखा गुरुजी को कि साक्ष्यों के आधार पर मैं जान चुका हूं कि संघ का हाथ नहीं है महात्मा गांधी की हत्या में, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कांग्रेस में मिल जाइए, राष्ट्रीय स्वयं संघ को कांग्रेस में मिला दीजिए, इसी से देश की सेवा अच्छी होगी। और उन्होंने जो वेंकटराम मिलने गए गुरुजी को, तो पटेल ने उनको भी कहा कि आप जरा गोलवलकर जी को सलाह दीजिएगा कि वो अपने आप को कांग्रेस में मर्ज कर दे, कांग्रेस को अंदर से ठीक करे, यदि कोई गलती लगती है तो अंदर से ठीक करे, कांग्रेस में आ जाए। यह सब चल रहा था और यह सब चलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने गुरुजी के आह्वान पर सत्याग्रह किया। आजादी के आंदोलन में एक साथ सत्याग्रही जितने जेल में नहीं गए, उतने सत्याग्रही जेल में गए। श्री गुरुजी ने कहा, हृदय आकाश से जगदाकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकारते हुए उठो, सत्य की विजय होगी। और हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटा और तब संघ के अंदर एक बहस छिड़ गई। आजादी के आंदोलन में जब पूछा था श्रीमान डॉक्टर हेडगेवार को किसी ने कि आपने यह बनाया संगठन नॉन पॉलिटिकल, क्या आप कभी राजनीति में नहीं पढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा था, पढ़ेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। जी, उन्होंने पूछा क्या आप कभी, हाँ, पढ़ेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। पढ़ेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, लेकिन गुलाम देश की क्या राजनीति? गुलाम देश की कोई राजनीति नहीं होती। जब प्रतिबंध संघ से हट गया तो प्रतिबंध के दौर में जहां पटेल ने यह कहा था, वहीं तब के संघ के सरकारेवा थे जिनका नाम था प्रभाकर बलवंत दानी, भैयाजी दानी। भैयाजी दानी ने एकनाथ रानडे को दिल्ली में पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार हमें कमजोर समझती है और इसलिए अब हमको पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी। उस पत्र में लिखा है, नाम मैंने पता करने की कोशिश की कौन नाम है ये, पर मैं पता नहीं कर पाया, कि पूर्णतांबेकर जैसे व्यक्तियों से उसका विधान लिखवाइए और पॉलिटिकल पार्टी जल्दी शुरू करनी है अपने को, समय बिल्कुल नहीं है। यह पत्र वो लिखते हैं, 2 महीने बाद ही प्रतिबंध हट गया, लेकिन विषय जिंदा रहा। वह जिंदा कैसे रहा कि पटेल गुट हमेशा चाहता रहा कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस में मिल जाए।
और जब 1950 में टंडन जी अध्यक्ष बन गए, आप तब के 5 जन देखिएगा, तो आप पाएंगे टंडन जी के नासिक अधिवेशन के भाषण को, पूरा भाषण बीच के पृष्ठों में छापा गया है। मुख्य पृष्ठ पर टंडन जी का फोटो है। दूसरे अंक में सरदार चिरायु हो लिख करके फोटो छापा गया है। फिर अंदर वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें, इसका आह्वान किया गया है। जवाहरलाल जी देश के बाहर गए थे, विदेश में गए थे। उस वक्त कांग्रेस ने प्रस्ताव पास हुआ, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में आ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, उनके दरवाजे बंद नहीं है। तो पट्टाभी सीतारमैया, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये सब लोग इसके समर्थन में थे। ये प्रस्ताव पास हो गया, अखबार में आ गया, सब बातें हो गई। जवाहरलाल जी विदेश से लौट के आए, उनको लगा ये क्या हो गया, तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी किया। और स्पष्टीकरण ये था कि हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कांग्रेस में आ सकते हैं, पर आने के बाद उनको संघ छोड़ना पड़ेगा। आने के बाद फिर वो संघ में नहीं रह सकते। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि वह जो प्रस्ताव था उसका कोई मतलब नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और टंडन जी के जो भाषण थे, टंडन जी के भाषणों को जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक मानते थे। और जब नासिक अधिवेशन में वो गए तो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टंडन जी जो बोलते हैं वह सांप्रदायिकता है, और यदि कांग्रेस की विचारधारा वही है तो कांग्रेस मर चुकी है, मुझे उन मुर्दाओं की कोई जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। नेहरू जी की इस धमकी के सामने कांग्रेस झुक गई। और नासिक अधिवेशन के बारे में लिखते हैं राजगोपालाचार्य कि नासिक अधिवेशन में वही हुआ जो उन्होंने चाहा, वही पास हुआ जो उन्होंने लिखा, वही माना गया जो उन्होंने बोला, उन्होंने यानी जवाहरलाल जी ने। और फिर जवाहरलाल जी ने कहा कि जो प्रस्ताव पास हुए हैं कांग्रेस की विचारधारा वो है, टंडन जी जो बोल रहे हैं वो नहीं है। टंडन जी को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। उसी समय पटेल की मृत्यु हो गई। अन्यथा जवाहरलाल जी इसकी व्यवस्था कर चुके थे कि कांग्रेस छोड़ दें। जो उनके प्रत्याशी थे, आचार्य कृपलानी को उन कांग्रेस से बाहर भेजा और उनको लगा कि देख मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी तो मैं कहां जाऊंगा। तो उन्होंने आचार्य कृपलानी के माध्यम से किसान मजदूर पार्टी, ये नाम था ना, किसान मजदूर पार्टी बनाई, केएमपी पार्टी बनाई। और उनके बड़े समर्थक थे, उनके साथी थे रफी अहमद किदवई, उनको कांग्रेस छुड़वाई और केएमपी में भेजा। पर पटेल की मृत्यु हो गई, दृश्य ही बदल गया। अब कौन कांग्रेस से दबाव समूह रहेगा। तो टंडन जी को इस्तीफा देना पड़ा। जवाहरलाल जी स्वयं अध्यक्ष बन गए, पटेल रहे नहीं। तो फिर रफी अहमद किदवई तो वापस लौट गए कांग्रेस में, आचार्य कृपलानी नहीं लौटे, वो केएमपी में रहे। उसके आगे कहानी दूसरी हो गई। ये सब घटना चक्र चल रहा था और देश के बंटवारे के कारण लहू से लथपथ लोग इधर पंजाब से आ रहे थे, उधर बंगाल से आ रहे थे। और बंगाल में उन सब को रक्षा करने, बचाने, उसके काम में डॉक्टर मुखर्जी लगे हुए थे। डॉक्टर मुखर्जी ये चाहते थे कि ढाका और लाहौर दोनों भारत में रहने चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया उसका परिणाम, ढाका तो भारत में रह सका पर लाहौर को हम नहीं ला सके। कलकत्ता रह सके, कलकत्ता को ला सके, ढाका को नहीं ला सके।
महात्मा जी की सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर मुखर्जी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में थे, और जब नेहरू लियाकत पैक्ट हो गया और नेहरू लियाकत पैक्ट में यह मान लिया गया कि जो वहां के हिंदू हैं वो वहां के नागरिक हैं, वो विदेशी हैं, वो विदेशी हैं, उनके बारे में सोचना समझना पाकिस्तान का काम है, हमको कुछ नहीं करना। मुखर्जी ने कहा यह बिट्रेल है, धोखा है, ये वे सारे हिंदू भारत के नागरिक, बंटवारा देश का हमने माना है, उन्होंने नहीं माना, उनकी रक्षा करना हमारा काम है। तो नेहरू लियाकत पैक्ट के खिलाफ डॉक्टर मुखर्जी ने कांग्रेस मंत्रिमंडल छोड़ दिया। इधर मुखर्जी मंत्रिमंडल छोड़ के बाहर आए और इधर ये बहस चल रही थी, जो बहस शुरू की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में आए कि ना आए। और संघ में ऐसे बहुत लोग थे जिनका यह मत था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब राजनीति में आना चाहिए। तब डॉक्टर हेडगेवार कहते थे गुलाम देश की क्या राजनीति, अब देश आजाद हो गया है। तब उन्होंने कहा था हम राजनीति में पढ़ेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, अब खड़े होने का समय आ गया है, तो संघ को राजनीति में जाना चाहिए। जब डॉक्टर हेडगेवार 1940 में बहुत बीमार थे, तभी डॉक्टर मुखर्जी से मिलने गए थे। और अब इतिहास ने जब यह मोड़ दे लिया था, डॉक्टर मुखर्जी जैसा आदमी बाहर आ गया था, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर जो बहस चल रही थी, उस बहस में एक बहुत बड़ा वर्ग था। उस बहस को पढ़ना चाहिए, उस वक्त के पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में उसमें काफी बड़ा हिस्सा आया हुआ है। उस बहस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति में आना चाहिए, इसके खिलाफ थे द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी। उनके कुछ विख्यात भाषण हैं, लखनऊ के हैं, इंदौर के हैं, नागपुर के हैं। उन्होंने एक एक तर्क का खंडन किया है जो राजनीति के पक्ष में दिया गया, और उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। और एक बैठक में उन्होंने यहां तक कहा जिनको जाना है जाए, आई विल बिगिन विद बिगिनिंग, मैं शुरुआत से शुरुआत करूंगा। और यह अनिश्चित तो हो गई थी कि क्या होगा। इस देश को कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी जो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि भारत की संस्कृति एक है, भारत का जन एक है, भारत का राष्ट्र एक है, इसका विभाजन गलत हुआ, आगे भी नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसी पार्टी की देश को जरूरत है। श्री गुरु जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट हुई है, हम भ्रष्ट नहीं होंगे, ये मिथ्याभिमान है। गुरुजी ने कहा कि दल बनाकर भी हम संपूर्ण समाज के लिए सोचेंगे, दलवादी नहीं होंगे, ये अस्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं, जब पूज्य श्री गुरु जी का प्रतिबंध के बाद देश में दौरा हुआ, उस दौरे में उनका देव दुर्लभ स्वागत हुआ। बीबीसी ने कहा कि इस देश में इतने बड़े जन समुदाय को आकर्षित करने की ताकत या तो पंडित नेहरू में है या गोलवलकर में है, किसी तीसरे में नहीं है। तो लोगों ने समझा संघ की ताकत अद्भुत गजब है। सत्याग्रह में इतने लोग गए, गुरुजी जब गए देश में तो इतना बड़ा सम्मान हुआ। गुरुजी ने कहा लोगों की अपेक्षाएं हैं, लेकिन जो हमारा समर्थन दिख रहा है वह समर्थन तो हमारे शरीर की सूजन है, वह ताकत नहीं है। क्यों ताकत नहीं है? उनका शाखाएं घटी हैं, प्रचारक घटे हैं, वर्ग घटे हैं, बड़े जुलूस, बड़ी सभाएं, ये हमारी ताकत नहीं हो सकती। अनिश्चितता बन गई थी क्या हो। जिस बात का गुरुजी विरोध करे
संघ में वो कैसे हो सकता है। इसी दौर में डॉक्टर मुखर्जी बाहर आए और मुखर्जी और श्री गुरुजी की मुलाकात हुई। श्री गुरुजी ने अपने हाथ से बहुत कम लेख लिखे हैं। अधिकांश उनका लेख, जो उनकी पुस्तकें हैं, वो उनके भाषणों का संपादन है। उनके हाथ से लिखे हुए लेख बहुत कम है। पर इस संदर्भ में उन्होंने अपने हाथ से लेख लिखा है जनसंघ की स्थापना के विषय में। जब डॉक्टर मुखर्जी और गुरुजी की चर्चा हुई और तब गुरुजी इस बात से सहमत हुए, डॉक्टर मुखर्जी ने जो कुछ कहा होगा उनको अपने लेख में वो लिखते हैं कि जब उनकी बात से मैं आश्वस्त हुआ तब मैंने तय किया कि मैं अपने ऐसे तपस्वी और समर्थ कार्यकर्ता उनकी सहायता के लिए दूं जो इस आने वाले नए दायित्व का वहन कर सके। और यह तय होने पर 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में राघोमल आर्य कन्या स्कूल में भारतीय जनसंघ की स्थापना हो गई। डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना क्यों की? उनके दो भाषण, एक भाषण है 21 अक्टूबर का दिया हुआ भाषण, जब जनसंघ की एक प्रकार से अनौपचारिक स्थापना हुई, और दूसरा है दिसंबर 1951 में दिया गया कानपुर के पहले अधिवेशन का भाषण। इन दो भाषणों को पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि जनसंघ क्यों बना। जनसंघ डॉक्टर मुखर्जी के एक बार मंत्रिमंडल से आने की घटना के कारण नहीं बना। मुखर्जी को किसी पार्टी की जरूरत थी, इसलिए पार्टी में इसलिए नहीं बना। कुछ बातें कही गई, जो बात कही गई उसमें केवल वे बात मैं बोल रहा हूं जिनका संबंध विचारधारा से है। पहली बात, हम 1000 साल के संघर्ष के बाद आजाद हुए हैं। आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि यह आंदोलन अंग्रेज राज के खिलाफ है। अंग्रेज राज के खिलाफ आंदोलन होना और भारतीय स्वराज्य के लिए आंदोलन होना, इन दोनों में अंतर। भारतीय स्वराज्य की जो लड़ाई है वह अंग्रेज राज तक सीमित नहीं है, वो लंबी लड़ाई है। और उस लंबी लड़ाई को एक मुहावरे में कहते हैं कि 1000 साल के संघर्ष के बाद हम आजाद हुए हैं। तो वह इतिहास, जो इतिहास अंग्रेज के पूर्व विदेशी आक्रमणों का है, उन विदेशी आक्रमणों के प्रतिकार, उस विदेशी आक्रमण के प्रतिकार की जो थाती है, उसके हम ही वाहक हैं। ब्रिटिश इंडिया इज नो इंडिया। आजादी के आंदोलन में और विशेषकर कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मानस का था भारत यानी क्या, भारत क्या है? तो उनका मतलब था भारत यानी ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेज का राज जहां तक है वो भारत, और अंग्रेज का राज जहां नहीं है वो भारत नहीं। तब चर्चा हुई थी कि भाई सारी रियासतें एकीकरण हो रहा है भारत में, तो नेपाल भी तो रियासत है, उसे क्यों नहीं करते? बोले वो करेंगे तो मालूम नहीं है। हमारा देवेश खंडेलाल बैठा है, यहां पर है देवेश, हाँ देवेश बैठा हुआ। संविधान सभा केवल कश्मीर की नहीं है, संविधान सभा हर प्रिंसली स्टेट की है। जो जो अधिकार कश्मीर को दिए गए हैं वे सारे अधिकार सभी प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे। सरदार पटेल की प्रतिभा, पौरुष, प्रखरता के कारण एकीकरण हो सका। लेकिन कॉन्सेप्चुअली वे लोग जो भारत के राष्ट्र को अंग्रेज के राज से सीमित समझते थे, उनका तो कहना था कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी आजादी है, वे चाहें तो। अंग्रेज ने क्या कहा था? अंग्रेज ने कहा था पाकिस्तान में मिलो, भारत में मिलो, चाहे आजाद रहो।
और उसका नमूना है आज कश्मीर। कि भारत का कोई एक समुदाय, भारत का कोई एक क्षेत्र, भारत का कोई एक समुदाय, भारत का कोई एक क्षेत्र तय करेगा कि भारत क्या है और क्या नहीं है। तो अनादिकाल से हिमालय से कन्याकुमारी तक तो फैला हुआ देश है, जिसकी परिभाषा किसी संविधान ने नहीं की है, जिसकी परिभाषा किसी कानून ने नहीं की है, जिसकी परिभाषा भारत की संस्कृति ने की है, और वो है उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। तो डॉक्टर मुखर्जी ने अपने भाषण में भारत की 1000 साल की गुलामी के बाद हम आजाद हुए हैं। भारतवर्ष यह प्राचीन राष्ट्र है, यह नवीन राष्ट्र नहीं है। भारत के राज्य का आदर्श धर्म राज्य है। धर्मनिरपेक्षता यह विकृत कल्पना है। इस कल्पना के कारण मजहब के आधार पर एक तरफ तो क्या धर्मनिरपेक्षता जो लोग शब्द का प्रयोग करते हैं वे धर्म को मजहब मानते हैं गलती से, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं धर्मनिरपेक्षता की विकृत कल्पना और परिणामतः मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, और सॉरी अभी तुरंत खत्म करता हूं, मजहब के आधार पर देश का पहले बंटवारा और फिर एकता की बात। तो अपने उन दोनों भाषणों में जनसंघ की स्थापना की पीछे की दृष्टि, और इसलिए उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जनसंघ की स्थापना नहीं हो रही है। जनसंघ की स्थापना इसलिए हो रही है कि इस देश को एक राष्ट्रवादी अखिल भारतीय दल चाहिए। इस देश के लोकतंत्र पर विपक्ष का एक प्रबल अंकुश चाहिए। इसके संपूर्ति के लिए हम खड़े हैं। आप तब की संसद देखिए, तब के संसद देखिए, बहुमत उनका था जो यह मानता था कि पार्टीशन इज सेटल्ड फैक्ट। दूसरा जो बड़ा दल था वो सिद्धांततः द्विराष्ट्रवादी ही नहीं बहुराष्ट्रवादी था, कम्युनिस्ट पार्टी। सदन में कौन जो भारत की बात बोलेगा? और इसलिए भारत की आवाज सदन में पहुंचाने के लिए, देश में अखिल भारतीय विकल्प खड़ा करने के लिए, देश में राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं उन जड़ों से जुड़कर देश राज्य खड़ा करने के लिए एक दल की जरूरत है, और वो दल उत्पन्न किया गया, उसका नाम है भारतीय जनसंघ। धन्यवाद। अधिक समय लिया, क्षमा करें।